Hey, hello everyone. How are you all? So this is me, Miss But welcome and welcome back to my channel. That's Online Knowledge. आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बस जो आपके सामने विजिबल है ये पेज, बस इतना सा ही टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिडरेशन मैं आपको करा चुकी हूँ क्या होता है उसके मुतालिक, ये एक टॉपिक है उससे रिलेटेड है तो कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, और होते भी हैं। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब है? पहले देखिए, कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया दैट समथिंग इन रिटर्न, यानी दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, जो अग्रीमेंट में होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, हाँ। देखिए, द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन ऑफ एन अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। हाँ जी, बिल्कुल। अग्रीमेंट में जो भी कंसिडरेशन, जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके मुतल्लिक ये अग्रीमेंट किया जाता है, वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कानून की नज़रें बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। अदरवाइज अग्रीमेंट इज़ वाइड, नहीं तो अग्रीमेंट को वॉइड कहेंगे। ठीक है, वॉइड मतलब जो सही नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू, हम आज पढ़ेंगे जहाँ पे किस किस केस में अनलॉफुल हो सकता है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कंसिडरेशन ऑफ द अग्रीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलॉफुल इन द फॉलोइंग गिवन बिलो। ओके, तो ये 5 केसेस है। ठीक है, इनमें अनलॉफुल हो सकता है। पहला है इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, यानी अगर कानून ने किसी चीज़ को गलत बताया है, मना कर दिया है किसी चीज़ के मुतालिक, वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसी कंसिडरेशन हो, तो वहाँ पे अनलॉफुल बोला जाएगा। ठीक है, यानी द ऑब्जेक्ट, इफ़ द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन ऑफ द अग्रीमेंट इज़ द इज़ द डूइंग ऑफ एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन, दैट इज विच इज़ prohibited by the law, that is known as, that agreement is known as void। ठीक है, उसको हम void बोलते हैं। दूसरा है if it defeats the provision of any act। इसका मतलब होता है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंसिडरेशन लॉ के खिलाफ हो। ठीक है, लॉ के खिलाफ हो, वहाँ पे क्या होता है, अग्रीमेंट void कहलाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक्स और वाई दो पर्सन्स है। ठीक है, अगर एक्स बोरो करता है वाई से 1 लाख रुपए। ठीक है, और वो अग्री करता है कि वो ऑब्जेक्शन नहीं रेज करे, यानी इफ ही अग्रीड नॉट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन, ओके, एट द लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस की बात आ रही है यहाँ पे। और अगर वाई चाहेगा अभी अपना पैसा ये जो है रिकवर करना एक्स से, लेकिन कब, एक्सपायरी डेट जो होती है ना, एक्सपायरी जो होगी इस लिमिटेशन पीरियड का, उसके बाद अगर रिकवर करना चाहे, तो ये अग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, क्योंकि ये डिफीट करता है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफीट करता है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट था, इसकी जो कंसिडरेशन थी, वो लॉ के खिलाफ थी, वो डिफीट करता था। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अग्रीमेंट यहाँ पे वॉइड कहलाएगा। यानी इफ द ऑब्जेक्ट और द consideration of any agreement is of such nature that if permitted, it would defeat the provisions of any law, that the agreement is void then। Okay, तीसरा पॉइंट है, अगर इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, मतलब अगर ये मकसद है कि दूसरे बंदे को हम लोग डिसीव करें, धोखा दे। ठीक है, ये मकसद हो हमारा कि टू डिफ्रॉड अदर्स, तो उस अग्रीमेंट को भी हम क्या बोलेंगे वहाँ पे वॉइड। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अगर किसी अग्रीमेंट का ये है कि हम दूसरे बंदे को जिसके साथ अग्रीमेंट हो रहा होगा उसको हम धोखा दे किसी भी एंगल से। ठीक है, तो यानी डिफ्रॉड करे अदर्स, तो उस अग्रीमेंट को हम वॉइड बोलते हैं, उस अग्रीमेंट को वॉइड कहलाया जाता है। और ये अग्रीमेंट, ये क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनलॉफुल। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, if it involves or implies injury to a person or property of another। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी अग्रीमेंट का ऐसा है कि दूसरे शख्स को, दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाया जाए, या उसकी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करे, कि उसकी प्रॉपर्टी सफ़र करे। ठीक है, उस अग्रीमेंट को भी हम वॉइड कहते हैं। यानी हमारा मकसद बिल्कुल सही होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन
ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे बंदे को हमारी वजह से तकल्लुफ़ हो, तकलीफ़ पहुँचे, इंजरी पहुँचे, ठीक है, इंजर हो या प्रॉपर्टी सफ़र करे उसकी, ठीक है। सो तब जाके क्या बोलेंगे हम उसको वॉइड नहीं बोलेंगे अगर ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा देन द अग्रीमेंट इज़ वॉइड, यानी इफ़ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो उसको उस अग्रीमेंट को तब वॉइड बोला जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की। if the court regards it as immoral or opposite to public policy, अगर कोर्ट ऐसा समझता है किसी चीज को कि ऐसे बोलती हूँ मैं आपको, अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इमोरल होगी, यानी ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट, ऐसा मकसद होगा कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जो आपके खिलाफ हो, जो लोग सोसाइटी के खिलाफ हो, जो बिल्कुल मॉरल ना हो, जो इमोरल हो, जिन लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे, लोगों के लिए जो सही नहीं हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये वॉइड कहलाता है, वहां पे वो अनलॉफुल है। या अगर अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल अपोजिट हो, यानी उसके खिलाफ हो, तो वहां पे भी क्या होता है, ये अनलॉफुल, वहां पे भी अग्रीमेंट क्या कहलाया जाएगा, वॉइड। यानी इफ द ऑब्जेक्ट और consideration is immoral or is opposite to the public policy, the agreement is void. एग्जाम्पल लेंगे, अगर एक्स और वाई दो पर्सन्स है, एक्स माने आप मैन है और वाई एक मैरिड वीमेन है, ठीक है। अगर एक्स क्या देगा वाई को 1 लाख रुपए कि आप अपने पति से डाइवोर्स ले लो, यानी अगर एक्स वाई को 1 लाख रुपए देगा, वाई कौन है, मैरिड वीमेन, ताकि क्यों देगा 1 लाख, क्योंकि आप अपने पति से डाइवोर्स ले सको, ठीक है। एक्स अग्री करता है टू मैरी हर एज सुन एज ये डाइवोर्स जैसे लेगी, अग्री करता है एक्स की वो तब उससे शादी करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, इट वॉज हेल्ड दैट दिस एक्स, जो ये पर्सन था जिसने 1 लाख रुपए दिया था, ये रिकवर नहीं कर सकता अपना पैसा वापस, क्योंकि जो अग्रीमेंट है यहाँ पे वो वॉइड है, और क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इमोरल है, ठीक है। यानी एक्स पैसे वापस नहीं वसूल कर सकता वाई से, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इमोरल था, इसीलिए यहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड कहलाया जाएगा। यानी अगर कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल या अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, तो वहां पे क्या होगा, अग्रीमेंट वॉइड कहलाया जाएगा। देखिए, ये पॉइंट्स काफ़ी इजी थे, ठीक है, कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं, इसलिए मैं ये आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। छोटू सा टॉपिक है, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट लगे, प्लीज़ लेट मी नो इनमें कमेंट सेक्शन बिलो, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। इससे पहले भी मैं काफ़ी लेक्चर्स लेके आई हूँ इन टॉपिक्स पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे काफ़ी टॉपिक्स में कवर कर चुकी हूँ। आगे जाके और टॉपिक्स लेने ला रही हूँ मैं आप सबके लिए, प्लीज़ आप उनको भी देखिएगा। एक तो मैं उनके लिंक्स दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, और मैंने इनकी प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है, प्लीज़ आप वहाँ पे देखिएगा, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी प्लीज़ लेट मी नो, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन।